हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो गुप्त साम्राज्य था उसको यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी इसमें शासक हुए थे उनसे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी वीडियो में कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये RO और UP PCS दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और RO का जो अभी ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। इसी में सभी नोट्स वगैरह जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब, और जो टेस्ट सीरीज़ है सब आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, जैसे ही RO ग्रुप डिटेल्स आपको पूरी डिटेल एक साथ मिल जाएगी। इसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो गुप्त साम्राज्य था इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि ये कहा जाता है, माना जाता है कि संभवतः ये वैश्य थे, वैश्य जाति से संबंधित थे। इसके अलावा ये जो है पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। हमने कुषाण वंश पहले ही कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी RO वाली, उसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री हम जो कर रहे हैं उसी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो कुषाणों के ये पहले सामंत हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो है गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत क्या क्या है, इससे पहले एक लाइन लिखी थी, वो सेम यही लाइन थी तो वो मैंने हटा दिया है। गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो कुछ तो साहित्यिक स्रोत होते हैं, जो रचनाएं होती हैं वहाँ से होती है। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो खुदाई वगैरह से जो भवन निकलते हैं या मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं वैसे, तो वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ यात्री जो विदेशी यात्री आए उनसे जानकारी प्राप्त होती है गुप्त साम्राज्य की। तो सबसे पहले यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम से एक नाटक है जो कि विशाख दत्त की रचना है, वहाँ से हमें जो है गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास की रचनाओं से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। मृच्छकटिकम जो एक पुस्तक है जो कि शूद्रक की है, लेखक इसके शूद्रक है, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सब लेखक वगैरह हम पहले वाले वीडियो में जो अभिलेख और जितनी भी रचनाएं थी जो एक साथ पढ़ा था, लगभग ये पहला ही वीडियो था जो एंशिएंट हिस्ट्री का था, उसमें ये चीज़ें कवर हुई थी। इसके अलावा कामसूत्र में भी मिलता है, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। ये लेखक वगैरह भी मैचिंग में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है, यहाँ से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख जो हूण आक्रमण की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इसके अलावा सोने के सिक्के जिसे दीनार कहा जाता था, इसमें भी कुछ सिक्कों में अलग अलग शैली बनाई गई थी, वो हम आगे देखेंगे अभी। उससे भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती। चांदी के सिक्के को रुप्यक कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को मासक कहते थे। तो इन सब से भी, सिक्कों से भी, उसमें जो चित्र बने होते थे उनसे भी गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद जो है कुछ मंदिर थे गुप्त साम्राज्य के, और ये बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके बाद फिर भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। फिर नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दो मंदिर जो UP के हैं इंपॉर्टेंट है, भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में है और दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में है। ये दोनों मंदिर के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ये सारे मंदिर पहले पूछे जा चुके हैं। इन सब के जिलों को मैच कराने का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। और ये मंदिर वगैरह जो है, मंदिर शैली जितनी भी थी, गुप्ता पीरियड में जो है बहुत सारे मंदिर बने थे, तो वो हमने आर्ट एंड कल्चर में अलग से कवर किया है कि कैसे मंदिर का स्ट्रक्चर होता था, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से मंदिर वाला सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अजंता और बाघ की गुफाओं में जो है ये प्राप्त हुई हैं, गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यात्रियों की बात करें तो दो प्रमुख यात्री थे, फायान और ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री थे आए थे, और इनसे भी थोड़ा बहुत गुप्ता पीरियड की हमें जानकारी प्राप्त होती है, फायान से ज़्यादा। अब यहाँ पे गुप्त वंश के शासकों के बारे में देख लेते हैं। और ये जो प्रमुख शासक यहाँ पर लिखे हैं, इन्हीं शासकों में से अरेंज करने को क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इनको 1 2 3 ऐसे क्रम में अरेंज करिए। तो ये क्रम पता होना चाहिए। पहले श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। यहाँ पे याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों आ जाते हैं। और अगर इससे पहले की बात करें तो एक और चंद्रगुप्त हुए थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो हम पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य। उसका भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे। अगर चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है तो गुप्त वंश के शासक को कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है तो मौर्य वंश के शासक को कहा जाता है। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, और ये क्रम आपको पता होना चाहिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर लास्ट में स्कंदगुप्त।
अब यहाँ पे इन शासकों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे कवर हो जाएंगी। तो श्रीगुप्त सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक को मतलब कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। इन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। ये सिर्फ अपने आप को महाराज कहते थे, महाराजाधिराज नहीं कहते थे। उस टाइम पे महाराजाधिराज जो है बहुत बड़ी पदवी होती थी, और महाराज जो थोड़ा सा किसी के अंडर रह के आए होते थे वो अपना जो है अपने नाम के आगे महाराज लगाते थे। तो श्रीगुप्त जो है महाराज की उपाधि ही केवल इन्होंने धारण की थी। इत्सिंग एक चीनी यात्री था। इसके अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। 24 गांव किसने दान में दिए थे, तो श्रीगुप्त ने मंदिर निर्माण के लिए, ऐसा कहा है इत्सिंग ने के अनुसार ये कहा गया है। कभी कभी कथन आ जाता है, तो ये इतना बस याद रखिएगा। इसके बारे में बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इसने जो है श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना के बाद जो है श्रीगुप्त के बाद जो है घटोत्कच शासक बनता है। अभी घटोत्कच का उल्लेख बहुत जगह नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे ही इसका उल्लेख हुआ है घटोत्कच का। कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम से पहले ये जो घटोत्कच है ये राजा बना था, लेकिन ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा था कुछ, तो इसके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है। अब श्रीगुप्त के बाद अगला जो प्रमुख शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से 334 ईस्वी तक था। इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी, और ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ये शब्द लग जाए सेंटेंस में, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर केवल लिखा रहे संस्थापक तो श्रीगुप्त था। ऑप्शन में अगर श्रीगुप्त नहीं रहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राज्यरोहण अपना किया था, मतलब जो सिंहासन पर बैठे थे, वो कब, तो 319 ईस्वी में। और इसी 319 ईस्वी को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। गुप्त संवत कब से चला था, तो 319 ईस्वी, और यही तिथि है राज्यरोहण की किसके, चंद्रगुप्त प्रथम के। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अभी से पहले श्रीगुप्त ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था कुमार देवी। अब ये जो प्रमुख जो पत्नियां हैं, पत्नियों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैचिंग में, तो ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, और ये लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। कुमार देवी जो थी, लिच्छवी जो वंश था उसकी राजकुमारी थी। अब ये हमें कैसे पता चलता है, तो चंद्रगुप्त ने जो है कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा लिच्छवी प्रकार के भी सिक्के चलाए थे, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे, विवाह प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो ये सब जो सिक्के होते हैं इनसे भी हमें जानकारी कुछ कुछ प्राप्त होती है। तो ये जो कुमार देवी प्रकार, इससे पता चलता है कि इनकी पत्नी का नाम तो था कुमार देवी। लिच्छवी प्रकार मतलब लिच्छवी वंश से इनका संबंध था। इसके अलावा कुछ और जानकारी जो प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में जो है, प्रयाग वाला जो स्तंभ लेख है, उससे ये जानकारी मिलती है कि उसमें चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयागराज स्तंभ में चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लिच्छवी दौहित्र किसको कहा गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है, तो समुद्रगुप्त के स्तंभ लेख में ये उल्लेख मिलता है। अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिच्छवी दौहित्र किसको कहा गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे गुप्त वंश के शासकों में ये चंद्रगुप्त प्रथम ही था जिसने चांदी के भी सिक्के चलाए थे। बस इतना, बस थोड़ा सा ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला जो शासक है उसके बारे में अब देखना है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है प्रमुख शासक बना था। 335 से 375 ईस्वी तक था। पत्नी का नाम था दत्त देवी। समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम था दत्त देवी। और उपाधियाँ कौन कौन सी थी समुद्रगुप्त की, तो भारत का नेपोलियन इसको कहा गया था। विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। ये अलग से स्टेटमेंट बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इसके अलावा अन्य उपाधियां जो समुद्रगुप्त की थी वो थी व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक। ये सब समुद्रगुप्त की ही उपाधियां हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और जानकारी जो प्रयाग प्रशस्ति में मिली है, जैसे कि ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसने लिखा है, सबसे पहले तो हरिशरण ने इसको लिखा है। संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ये एक स्तंभ पर लिखी गई है। इस स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था और पहले ये कौशाम्बी में स्थापित था। बाद में अकबर के समय मतलब स्तंभ बनवाया था जो है अशोक ने। बाद में जब अकबर का टाइम पीरियड आया उस टाइम पे जहांगीर ने इसको कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद में स्थापित करवाया था।
और इस पे जो है और बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी। तो इस पे जो है जहांगीर का भी उल्लेख हमें मिलता है, बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। अशोक का सबसे पहले, अशोक ने इसका निर्माण ही करवाया था। फिर समुद्रगुप्त ने यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। अकबर का भी नाम इसमें मिलता है, बीरबल का भी नाम इसमें मिलता है और जहांगीर का नाम भी इसमें मिलता है। तो ये कभी कभी अलग से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान, तो सबसे पहले आर्यावर्त की विजय की थी इसने। आर्यावर्त में इसने जो है 12 राज्यों की विजय की थी। पहली बार में 3 राज्य, दूसरी बार में 9 राज्य। ये पहली दूसरी इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली बार में 3 राज्य और दूसरी बार में 9 राज्य जीते थे समुद्रगुप्त ने। और ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओ सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे गुप्ता पीरियड के बारे में सब चीज़ बताया गया है। फिर दक्षिणापथ की विजय के बारे में अगर बात करें तो दक्षिणापथ विजय के लिए इसने जो युद्ध नीति अपनाई थी दक्षिण के राज्यों के लिए, उस नीति को कहा गया है ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति। और ये ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कौन सी थी? जिसमें अगर कोई राज्य को जीता जा रहा है तो उसको जीत लो, उसके बाद छोड़ दो, केवल कर वहाँ से लीजिए। और वो जो है अपने राज्य क्षेत्र में उसको नहीं मिलाया जाता था, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, लेकिन वहाँ से टैक्स लिया जाता था। तो ये नीति दक्षिण के राज्यों के लिए समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। और ये 12 राज्यों का एक उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख कौन कौन सा है? जैसे कोशल, महाकांतार, कोराल, पिष्ठपुर, कोटूर, एरंडपल, कांची, औमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर। ये जो यहाँ पे राज्यों के नाम हमने देखे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया। तो ये सब राज्य जो है समुद्रगुप्त ने जीते थे, लेकिन उसको बाद में ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति के द्वारा इसको छोड़ दिया था। दक्षिण के राज्य थे। पूछा गया ये क्वेश्चन कांची, औमुक्त, वेंगी के बारे में कि ये कौन से राज्य थे। तो दक्षिण भारत के राज्य थे जो समुद्रगुप्त के टाइम पे थे और उसको उसने जीता था। फिर आठवीं राज्यों की विजय प्राप्त की थी। आठवीं राज्यों पर समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में ही इसका उल्लेख किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठवीं राज्यों का उल्लेख किया गया है जिसको समुद्रगुप्त ने जीता था। समुद्रगुप्त के समय सीमावर्ती राज्य जिसको उसने जीता नहीं था, सीमा पर इसके स्थित थे, तो वो कौन कौन से राज्य थे? समतक, डवाक, कामरूप, कर्तपुर और नेपाल। ये जो है सीमावर्ती राज्य थे समुद्रगुप्त के। अब समुद्रगुप्त की मुद्राओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि गरुड़ प्रकार की मुद्रा जारी की थी, धनुर्धारी प्रकार की। अब ये जो प्रकार लिखा है मतलब उस पर धनुष वगैरह बना होगा, गरुड़ बना होगा, तो गरुड़ प्रकार हो गया। फिर परशु प्रकार की मुद्रा जारी की थी, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा जारी की थी, व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा जारी की थी, वीणा वादन प्रकार की मुद्रा जारी की थी। इसी वीणा वादन में समुद्रगुप्त को दिखाया गया था वीणा लेते हुए, तो इसी से पता चलता है कि वो संगीत का शौकीन था। तो ये इतने प्रकार हैं मुद्राओं के। फिर समुद्रगुप्त ने एक बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था जिनका नाम था वसुबंधु। वसुबंधु को किसने संरक्षण दिया था? तो ये बौद्ध भिक्षु थे जिसको समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया था। इसके अलावा एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथु और राघव, जो कि एक प्रसिद्ध दानी राजा माने जाते थे पुराने जमाने के, तो पृथु और राघव से भी अधिक दानी माना गया है। तो बस एक स्टेटमेंट आ सकता है कि किससे तुलना की गई है, कहाँ पे इनके दान की तुलना की गई है, तो वो एरण अभिलेख में की गई है समुद्रगुप्त के दान की तुलना। फिर जो है समुद्रगुप्त के बाद एक शासक का नाम आता है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस इतना याद रखिए कि देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है विशाख दत्त का, उसमें जो है इनका उल्लेख मिलता है। रामगुप्त इनका नाम है, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले, समुद्रगुप्त के बाद जो प्रमुख राजा हुआ था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनके पहले जो एक राजा हुए रामगुप्त, इनका उल्लेख हमें देवी चंद्रगुप्तम में ही मिलता है। और कहा गया है इस देवी चंद्रगुप्तम नाटक में कि रामगुप्त ने शकों को रामगुप्त जो है ये शकों से पराजित हुआ था। रामगुप्त हार गया था शक राजाओं से, और इसने जो है अपनी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको देने को तैयार हो गया था शकों को। लेकिन बाद में जो है इसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने जो है रामगुप्त का बदला लिया, शकों को पराजित किया, और रामगुप्त की जो विधवा पत्नी थी उनको वापस वहाँ से लेके आया और उनसे विवाह भी किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है रामगुप्त की विधवा पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। ये उल्लेख मिलता है हमें देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख दत्त के, जो विशाख दत्त का है। आगे यहाँ पर जो प्रमुख शासक आएगा समुद्रगुप्त के बाद वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। अब अगर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में इस तरह से भी आता है कि निम्न में से किसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पदवी किसको प्राप्त है, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी ऑप्शन में होगा, चंद्रगुप्त प्रथम भी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी होगा, तो उसमें आपको द्वितीय ऑप्शन लगाना है। लेकिन अगर उसमें जो है चंद्रगुप्त इस तरह से लिखा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय तक लिखा है अगर उसमें, तो तृतीय वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम बोल दिया जाता है,
तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा। अगर तृतीय भी ऑप्शन में तो तृतीय लगा दीजिएगा, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य लिखा रहता है, चंद्रगुप्त प्रथम लिखा रहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा रहता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय लगाना है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं, तो देवराज और देवगुप्त भी कहा गया है। और इन्होंने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध के द्वारा राजनीतिक संबंध साधे थे। तो विवाह की जो नीति है इन्होंने अपनाई थी राजनीति में। तो इन्होंने जो है 3 वंश से जो है रिश्ता जोड़ा था, एक नाग वंश, दूसरा वाकाटक वंश, तीसरा कदम वंश। खुद ही विवाह नहीं किया था, बेटियों का विवाह, पुत्र का विवाह ऐसे किया था। तो सबसे पहले नाग वंश में खुद विवाह किया था। राजकुमारी, यहाँ की राजकुमारी थी कुबेर नागा। तो कुबेर नागा से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया, और इन्हीं कुबेर नागा से इनकी बेटी होती है जिसका नाम है प्रभावती। प्रभावती काफ़ी फेमस हुई थी बाद में। तो प्रभावती जो है कुबेर नागा की पुत्री थी। फिर वाकाटक वंश में इन्हीं प्रभावती का विवाह, जो अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया था, तो वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वाकाटक वंश से भी रिश्ता जुड़ गया। फिर कदम वंश से भी रिश्ता जोड़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह जो है कदम वंश की पुत्री से किया था। तो ये 3 वंश से राजनीतिक संबंध जोड़े थे वैवाहिक संबंध के द्वारा। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है, इसकी प्रथम राजधानी हमेशा से पाटलिपुत्र हुआ करती थी। दूसरी भी एक राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाई जो कि थी उज्जैनी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शक शासक था रुद्रसिंह तृतीय, इसको पराजित किया था। शक शासकों को इसने पराजित किया था, और इससे पहले इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त, वो शक शासकों से हारा था, तो उसका बदला भी इसने लिया था रुद्रसिंह तृतीय को पराजित करके। और जब पराजित किया था उसके बाद मालवा क्षेत्र में जो है व्याघ्र शैली के सिक्के भी जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, व्याघ्र शैली के सिक्के भी जारी किए। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ उपाधियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे विक्रमादित्य कहा गया है, शकारी कहा गया है, शकों को हराने वाला मतलब शकारी। इसके अलावा विक्रमांक भी कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और परम भागवत भी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। तो कुछ कुछ ऐसी भी उपाधियां होती हैं जो एक से ज़्यादा शासकों के पास होती हैं। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख जो है शकारी वाली है, शकारी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये दोनों उपाधियां केवल इसी को मिली थी, शकारी और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। कि नवरत्न कौन कौन से हैं, तो इनके पेशे क्या थे, मतलब ये काम क्या करते थे, ये भी पूछा जाता है। तो कालिदास कवि और नाटककार थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, छपड़क जो थे ज्योतिषी थे, अमर सिंह शब्दकोश इन्होंने लिखा था जिसका नाम था अमरकोश। इसके अलावा वरुचि, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। फिर शंकु थे, वास्तुकला से संबंधित थे, आर्किटेक्चर से। फिर बेताल भट्ट जादूगर थे, जो विक्रम बेताल नाटक गाता है वो विक्रमादित्य यही हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम हो गए, और बेताल यही जादूगर जो पीछे लटका रहता है। फिर घट करपर जो शिल्पकार थे, और वराहमिहिर जो कि ज्योतिषी थे, और भूगोलवेत्ता भी ये थे वराहमिहिर। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो नवरत्न के काम वगैरह थे। इसके अलावा एक मेहरौली का स्तंभ लेख है। मेहरौली का स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के कुतुब मीनार का जो परिसर है उसी के सामने है ये। इसमें जो है अभिलेख खुदा है इसमें मेहरौली स्तंभ में, और इसमें एक चंद्र नाम के राजा का उल्लेख किया गया है। और कहा गया है, जो विद्वान है वो बताते हैं कि जो चंद्र राजा है मेहरौली अभिलेख में जिसका उल्लेख किया गया है, वो यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही है। तो मेहरौली स्तंभ लेख अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है, लोहे का ये लेख है। आगे बात करेंगे, फाहियान इसके टाइम पे आया था 399 से 414 ईस्वी के बीच में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया। फाहियान जो है चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल रास्ते से होते हुए आया था, स्थल मार्ग से आया था 399 ईस्वी में, और बाद में जो है समुद्री मार्ग से वापस गया था। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह हुआ करता था दक्षिण भारत में, वहाँ से होते हुए श्रीलंका, उसके बाद पूर्वी द्वीपों पर होते हुए वापस चला गया था 414 ईस्वी में। तो 399 से 414 ईस्वी तक ये लगभग रहा था। और इसके जो प्रमुख वर्णन है, फाहियान जब आया था यहाँ पर तो वो मेनली शिक्षा के लिए आया था, बौद्ध स्थलों को घूमने के लिए आया था। तो फाहियान ने जो है अशोक का राजमहल भी देखा था। अशोक मतलब जो मौर्य काल में थे अशोक का राजमहल देखकर उसने उसकी तारीफ इतनी ज़्यादा की कि बताया कि अशोक का राजमहल देखकर उसने जो है उसको देवताओं से निर्मित बताया। तो ये एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, किसने अशोक की उसको जो है राजमहल को देवताओं से निर्मित बताया था, तो ये फाहियान था। फाहियान के अनुसार मध्य देश जो है ब्राह्मणों का हुआ करता था, ये वाला जो बीच वाला प्रदेश था, मतलब ये जो पूरा एरिया था गंगा यमुना दोआब वाला, और यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था, ऐसा ये गुप्त साम्राज्य के बारे में इसने लिखा है। और मध्य देश के लोग जो है जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे, ऐसा इसने लिखा है। फाहियान ने जो है नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु की भी यात्राएं की थी। चीनी ग्रंथों में जो है
चीनी यात्री था फाहियान। चीनी ग्रंथों में भारत को यिंतु कहा गया है, तो यिंतु पूछा जाता है किसको कहा गया है, भारत को कहा गया है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक आता है वो है कुमारदित्य प्रथम। कुमारदित्य प्रथम की उपाधि है महेंद्रादित्य। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है कि कुमारदित्य प्रथम को क्या कहा जाता था, तो महेंद्रादित्य कहा जाता था। और 415 से 455 ईस्वी के बीच में लगभग ये रहा था। यहाँ पे ईयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है ये शासक बना था, ये उसका बेटा था कुमारगुप्त जो शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। और एक कहीं कहीं पे एक उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त से पहले एक और शासक बना था जिसका नाम था गोविंद गुप्त। लेकिन बस इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट है कि इतनी ही बात अगर पूछी जाएगी तो कि कुमारदित्य या फिर कुमारगुप्त प्रथम से पहले जो कोई शासक हुआ था कौन था, तो गोविंद गुप्त था, जो कि ध्रुव देवी का पुत्र था। जो ध्रुव देवी हमने देखा था कि रामगुप्त की विधवा पत्नी थी, उसके बाद उससे उत्पन्न ये पुत्र था जो है गोविंद गुप्त, ये शासक बना था कुमारगुप्त से पहले, ऐसा माना जाता है। बस यही एक स्टेटमेंट याद रखिए। उसके बाद फिर कुमारगुप्त प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जिसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, कुमारगुप्त के समय कुछ अभिलेख थे। इन अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसके समय के अभिलेख थे, बस इतना पूछा जाता है। तो एक था विल्सड अभिलेख जो कि एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये कुमारगुप्त के समय का था। इसमें गुप्त वंशावली हमें मिलती है, कुमारगुप्त तक की जितनी भी वंशावली है यहाँ पर मिलती है। फिर गढ़वा के 2 अभिलेख थे, इलाहाबाद में स्थित है। करमदंडा अभिलेख जो कि अयोध्या में स्थित है, ये भी कुमारगुप्त के समय का है। मनकुंवर अभिलेख इलाहाबाद में स्थित है, ये भी कुमारगुप्त के समय का है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभिलेखों के बारे में कुमारगुप्त के। इसके अलावा कुमारगुप्त ने स्वर्ण, रजत और ताम्र की मुद्राएं भी चलाई थी। मयूर प्रकार के सिक्के चलाए थे, ये इंपॉर्टेंट है। मयूर प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, तो कुमारगुप्त ने। इसके अलावा अश्वमेध प्रकार के भी सिक्के चलाए। इसके बाद जो लास्ट में सबसे प्रमुख राजा है गुप्त वंश का, वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधि क्रमादित्य थी। ये पूछा जा चुका है किसको क्रमादित्य कहा गया है, तो स्कंदगुप्त को। इससे पहले जो कुमारगुप्त था उसको क्या कहा गया था, तो महेंद्रादित्य कहा गया था, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा गया है। गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक था ये। भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर में स्थित है यूपी में, उसमें जो है उल्लेख मिलता है कि इसी के समय सबसे पहले हूण आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण सबसे पहले स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था, और ये उल्लेख हमें भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। हूण कौन थे, तो हूण जो है फारस से खेतान तक फैले हुए थे मध्य एशिया के पार्ट में, और इनकी राजधानी हुआ करती थी बामियान। बामियान वही क्षेत्र है जहाँ पे गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं तोड़ दी गई थी अफगानिस्तान वाले एरिया में, तो ये है बामियान, इनकी राजधानी हुआ करती थी। पहला हूण आक्रमण जो है खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था। खुशनवाज हूण शासक था, उसके नेतृत्व में हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पे। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध हूण कौन से शासक हुए, तो तोरमाड़ और मिहिरकुल। तोरमाड़ और मिहिरकुल जो है ये हूण शासक थे सबसे प्रसिद्ध वाले। और ये जो मिहिरकुल था इसके बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से घृणा करता था, और मूर्ति भंजक भी इसी को कहा जाता था, मूर्तियों को तोड़ने वाला मिहिरकुल, जो कि हूण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है कि प्रमाण कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए, सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, मौर्य वंश के पहले शासक ने जो बनवाई थी सुदर्शन झील, उसका जो है पुनरुद्धार का काम किया था स्कंदगुप्त ने। और इसमें लिखा हुआ है कि सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का काम जो है सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया था। अब एग्जाम में इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, आरो यारो बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें जो है सीधे सीधे चक्रपालित आपको नाम मिल सकता है, या फिर पर्णदत्त नाम मिल सकता है, तो या फिर स्कंदगुप्त भी मिल सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको सौंपा था, तो पर्णदत्त जो वहाँ का सौराष्ट्र का गवर्नर हुआ करता था, उसके पुत्र चक्रपालित को ये काम सौंपा था, तो ये याद रखिएगा। फिर स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट के यहाँ मतलब अपना जो है राजदूत भी भेजा था। चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपना राजदूत किसने भेजा था, तो ये है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने चीनी शासक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। अब गुप्त वंश के अन्य जो प्रमुख शासक हुए, इतने शासक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर परगुप्त हुआ था, नरसिंह गुप्त, बालादित्य हुआ था। अब बालादित्य किसकी उपाधि है पूछा जाता है, तो नरसिंह गुप्त की। फिर कुमारगुप्त द्वितीय भी आया, बुद्धगुप्त आया। अभी इनके क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि ये भी थे। फिर बुद्धगुप्त हैं, भानुगुप्त हैं, वैन्यगुप्त हैं, फिर कुमारगुप्त तृतीय हैं, तो ये भी शासक हुए। बहुत सारे छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्कंदगुप्त ही है। अब एक चीज़ यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धगुप्त जो था उसने नालंदा महाविहार को धन दान दिया था। नालंदा महाविहार के लिए भी उसने पैसे दिए थे। इसके अलावा नरसिंह गुप्त ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था।
जो हुण वंश का सबसे प्रमुख शासक था मिहिरकुल, उसको किसने हराया था? तो गुप्त वंश के शासक नरसिंह गुप्त ने। इसके अलावा भानुगुप्त जो एक शासक था गुप्त वंश का, उसका एक अभिलेख है जिसको एरण अभिलेख कहा जाता है। 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में जो पहली बार सती प्रथा का हमें प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसके अलावा गुप्त वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए, वैसे ही पूछा नहीं जाता क्योंकि कुछ एग्जैक्ट इसका पता नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे शासक हुए, फिर भी विष्णुगुप्त द्वितीय को जो है अंतिम शासक माना जाता है गुप्त वंश का। और गुप्त वंश के पतन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे वंश स्थापित हो गए, राजवंश स्थापित हो गए, जिसमें से जो प्रमुख थे वो थे बल्लवी का जो मैत्रक राजवंश था, कन्नौज का मौखरी राजवंश था, थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, हर्षवर्धन वाला। तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, वो हर्षवर्धन ही है एंशिएंट हिस्ट्री में, सबसे लास्ट में हर्षवर्धन ही पढ़ना है। तो वो पढ़ने के बाद फिर जैन बौद्ध वगैरह भी कवर कर लेंगे। कुछ ही वीडियो बचे हैं, दो तीन वीडियो में सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरे सब्जेक्ट वाइज नोट्स के लिए, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री को, चाहे मॉडर्न हो या मेडिवल हो या फिर ज्योग्राफी वगैरह, साइंस, जो भी चीज़ें हैं वो सब ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया है इसे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।